हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की यह वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 13वें दिन की वीडियो होने वाली है और इस 13वें दिन की वीडियो में हम आपको यहां पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में लगे सभी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक पार्ट्स के बारे में बेहतर तरीके से समझ में आ सके कि वो पार्ट कहाँ लगा होता है, कैसे कार्य करता है, उसकी कार्य प्रणाली क्या होती है, खराब हो जाने पर हम क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के कोई भी पार्ट्स के बारे में अधूरी नॉलेज न रह सके। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे तो ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का एक बेहतरीन चित्र बनाया गया है और इसको बनाने में काफी मेहनत लगी हुई है। 2 दिन की मेहनत है ये, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा इस चित्र के लिए। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम वॉशिंग मशीन में पानी कैसे भरते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहां पर देखिए, हमारे घर में जो टोटी लगी होती है उसी टोटी में एक पाइप लगाया जाता है। देख सकते हैं यहां पर एक पाइप लगाया गया है और इस पाइप के माध्यम से पानी यहां तक आता है, मतलब मशीन तक आता है। तो ये जो पाइप होती है फ्लेक्सिबल पाइप होती है और इसी पाइप को हम लोग बोलते हैं वाटर इनलेट पाइप। अभी जो पाइप होती है ये ज़्यादा दिनों की अगर हो जाती है तो ख़राब हो जाती है, टूटने लगती है, तो इसको बदल दिया जाता है। तो इस पाइप के माध्यम से टोटी से मशीन तक पानी लाया जाता है। इसी पाइप को हम लोग बोलते हैं वाटर इनलेट पाइप। अब इसके बाद पानी तो इसके अंदर आ गया। जब पानी इसके अंदर आ जाता है उसके बाद से आपको यहाँ पर एक स्विच दिखाई देगी जिसका नाम होता है वाटर सेलेक्टर। अब ये वाटर को सेलेक्ट करेगा, मतलब कि टोटी से इनलेट पाइप के द्वारा आए हुए पानी को किस ड्रम में भरना है, वॉश ड्रम में भरना है या फिर स्पिन टब में भरना है, इसकी जो सिलेक्शन होगा वो इस वाटर सेलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। तो अगर हम वाटर सेलेक्टर के नोब को वॉश टब की तरफ स्लाइड करवा दें तो पानी इस टब में गिरेगा। अगर हम इसको स्पिन टब की तरफ स्लाइड करवा दें तो पानी हमारा स्पिन टब में गिरेगा। तो फिलहाल में हम वॉश टब के सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्पिन टब के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा वाटर सेलेक्टर है, इस वाटर सेलेक्टर को हमने वॉश टब की तरफ किया। तो जैसे हमने वॉश टब की तरफ करेंगे तो जो हमारा टोटी से इनलेट पाइप के माध्यम से पानी इस मशीन के अंदर गिरेगा तो वॉश टब में गिरेगा। अब वॉश टब में जब पानी गिर रहा है तो पानी हमको कितना भरना है, तो पानी हमको कपड़े के लेवल के अनुसार भरना है। जितना आपका कपड़ा है उसके अनुसार आपको पानी को भरना है। तो जब आप इसमें पानी भरेंगे, कपड़े डालेंगे, तो कपड़ा अगर पानी में डूब गया तो समझ लीजिए कि आपका पानी प्रॉपर हो गया है। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कपड़े को धुलना कैसे है, सही तरीका क्या होता है। फिलहाल की वीडियो में आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो यहाँ पर पानी जब गिरेगा तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे पल्सेटर है और इस पल्सेटर में छिद्र बने होते हैं और साइड साइड में जगह भी होती है जहाँ से पानी नीचे जा सकता है। और जब ये पानी नीचे जाएगा तो यहाँ पर लगा होता है वॉश टब ड्रेन फिल्टर और इस फिल्टर के मदद से जो पानी होता है ये चला जाता है हमारे ड्रेन वाल्व तक। यह रबड़ का एक वाल्व होता है जो यहाँ पे लगा होता है। तो पानी यहाँ पे रुक जाएगा और जब पानी यहाँ पे रुक जाएगा तो जो ऊपर से पानी आ रहा है उसका लेवल यहाँ से बढ़ते जाएगा और जब पानी का लेवल बढ़ते जाएगा तब जाकर के आपको इस वॉश टब में पानी की लेयर दिखाई देने लगेगी। और जब पानी की लेयर दिखाई देने लगेगी तो उस पानी के अनुसार या फिर कपड़े के अनुसार आप पानी को इसमें भर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कितना पानी भरना है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मान लीजिए कि हमने पानी और सरफ और कपड़े को इसमें डाल दिया। तो पानी सरफ कपड़े को डालने के बाद आपको करना क्या है, वॉश करना है। वॉश करने का मतलब धुलना है। तो जब वॉश करेंगे, धुलेंगे, तो कैसे धुलेंगे उसके बारे में समझिएगा। यहाँ पर एक लगा हुआ है वॉश टाइमर। तो वॉश टाइमर एक प्रकार की टाइमर स्विच होती है जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो वॉश टाइमर को जब हम ऑन करेंगे, इस साइड में घुमाएंगे, तो उस दशा में क्या होगा, इस वॉश टाइमर से 2 वायर आते हैं इस वॉश मोटर के लिए। तो वॉश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पर वो दोनों वायर लग जाते हैं। तो ये वॉश टाइमर क्या करता है, एक बार रनिंग वाइंडिंग पर और दूसरी बार स्टार्टिंग वाइंडिंग पर बारी बारी से सप्लाई भेजता है। और जब ये वॉश मोटर बारी बारी से सप्लाई पाता है तो ये दोनों दिशाओं में घूमता है, एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो हमारा वॉश मोटर है उसके ऊपर एक पुल्ली लगाया गया है और उस पुल्ली के माध्यम से एक बेल्ट चढ़ाया गया है जो कि बेल्ट का कनेक्शन वॉश मोटर पुल्ली से लेकर के गियर बॉक्स की पुल्ली तक किया गया है।
अब इसके बाद जब हमारा मोटर की पुल्ली घूमेगी तो ये बेल्ट भी दोनों दिशाओं में घूमेगा, और जब ये बेल्ट दोनों दिशाओं में घूमेगा तो गियर बॉक्स की पुल्ली भी दोनों दिशाओं में घूमेगी, और जब गियर बॉक्स की पुल्ली दोनों दिशाओं में घूमेगी तो गियर बॉक्स में तमाम गियर लगे रहते हैं। उन गियर की मदद से इसके शाफ्ट को बहुत ही मजबूती से घुमाया जाता है, और इसी शाफ्ट में लगा होता है हमारा पल्सेटर, यानी कि वृत्ताकार चक्री लगी होती है। वो चक्री इसी वाश टब में राइट लेफ्ट ऐसे घूमती रहती है, मतलब कि दाहिने बाएं घूमती रहती है। और जब ये चक्री दाहिने बाएं घूमेगी तो उस दशा में इसके अंदर उपस्थित कपड़ा, सरफ और पानी आपस में घर्षण करते हुए उसकी गंदगी को, उसकी मैल को डिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि बाहर कर देंगे। अब इसके बाद बात ये आती है कि जो हमारा पल्सेटर में रिंग लगाया गया है, ये किस काम का है? तो जो हमारा पल्स्टर में रिंग लगाया जाता है वह पल्स्टर रिंग कहलाता है। इसका काम होता है कपड़े को मूव करने में सहायता प्रदान करना, यानी कि कपड़े को घुमाने में सहायता प्रदान करना। उसी प्रकार से पल्सेटर रोलर भी लगे होते हैं, ये भी कपड़े को घुमाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये किसी किसी पल्स्टर में नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब हमारा कपड़ा धुलता है इसके अंदर तो कपड़े में उपस्थित जो धूल मिट्टी और मैल होती है वो कहाँ जाती है? तो कपड़े में उपस्थित जो धूल मिट्टी होती है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक होता है वॉश टब फिल्टर, जिसको हम लिंट फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। तो जब हमारा कपड़ा धुलता है उसमें से धूल मिट्टी के जो कण निकलते हैं वो सभी कण इसी वॉश टब फिल्टर में जाकर के एकत्रित होते हैं। तो 2-3 वॉश के बाद इस फिल्टर को निकाल करके बाहर धुल देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक मिट्टी की लेयर जम जाती है, और जब मिट्टी की लेयर जम जाती है तो इसकी अवशोषित करने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे हमारा कपड़ा अच्छी तरीके से धुल नहीं पाता है। तो 2-3 वॉश के बाद इस वॉश टब फिल्टर को निकाल करके उसको धुल देना चाहिए, उसके बाद वापस फिर लगा देना चाहिए। तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको यहां पर समझाते हैं वाटर ओवरफ्लो वे के बारे में। ये जो हमारा वाटर ओवरफ्लो दिखाई दे रहा है ये किस लिए लगा हुआ है और इसका क्या काम है, इसके बारे में समझाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने टोंटी से पानी ऑन किया और ऑन करने के बाद आप कहीं चले गए या भूल गए कि हमको कितना पानी भरना है, तो उस दशा में इस वॉश टब में पानी भरते भरते उसके लेवल को ऊपर कर देगा, यानी कि पानी का लेवल ऊपर होता जाएगा। और जब पानी का लेवल ऊपर होता जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं वाटर ओवरफ्लो वे बनाया गया है। तो ये जो हमारा वाटर फ्लो वे है, पानी जब यहाँ तक आएगा तो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल पाइप लगी होती है, और इस फ्लेक्सिबल पाइप में जब पानी जाता है तो ये पानी सीधे सीधे इस पाइप के माध्यम से होते हुए यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ड्रेन असेंबली लगा हुआ है, और इस ड्रेन असेंबली के माध्यम से पानी सीधे ड्रेन पाइप के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो जितना भी पानी वाटर ओवरफ्लो होगा उतना ही पानी यहाँ के माध्यम से ड्रेन पाइप के माध्यम से बाहर होता रहेगा, यानी कि पानी का लेवल जो होगा वो पानी का लेवल इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट्स देखेंगे, इस पॉइंट को हम स्लाइड करवा करके पानी को जितना चाहे उतना भर सकते हैं। जैसे अगर पानी को हम चाहे यहाँ तक रखना तो ये स्लाइड करवा के हम यहाँ तक लेके आएंगे तो पानी इतने दूर तक भरेगा, और अगर हम इसको स्लाइड करवा के ऊपर तक लेके गए तो पानी यहाँ तक भर सकता है। तो आई होप आपको वाटर ओवरफ्लो वे के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे वॉश टब में कपड़े धुल जाते हैं तो कपड़े धुल जाने के बाद हमको क्या करना होता है। तो कपड़े धुल जाने के बाद हमको स्पिन टब में डाल करके कपड़े को खंगालना होता है या सुखाना होता है। इसके पहले कि हम एक प्रोसेस और बता दें इस वॉश टब में, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक वॉश टाइमर है। वॉश टाइमर का काम होता है एक निश्चित समय तक वॉश मोटर को दोनों दिशाओं में मूव कराना। अब मान लेते हैं कि जो हमारा कपड़ा है यह कपड़ा 3 सेकंड राइट में मूव कर रहा है और 3 सेकंड लेफ्ट में मूव कर रहा है, जैसा कि वॉश टाइमर की सेटिंग होती है। अब इसके बाद हम जो वॉश सेलेक्टर देख पा रहे होंगे इसके बगल में, तो ये जो स्विच होती है यह वॉश टाइमर की एक सहायक स्विच होती है, और इस वॉश सेलेक्टर का काम होता है कि किस प्रकार का कपड़ा है उसको कैसे वॉश करना है, यानी कि नॉर्मल है, जेंटल है, हैवी है, किस प्रकार का कपड़ा है उसको किस प्रकार से वॉश करना है। तो उसके लिए हम वॉश सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करते हैं, जिस स्विच पे आप देखे होंगे डेलिकेट, जेंटल, नॉर्मल, हैवी इस तरह से लिखा रहता है। तो इसको हम मूव करवा करके वॉश टाइमर के मोड को चेंज कर सकते हैं। जैसे 3 सेकंड राइट में 3 सेकंड लेफ्ट में घूम रहा है, तो वॉश सेलेक्टर को अगर हम जेंटल पे कर देते हैं या हैवी पे कर देते हैं तो ये जो पल्स्टर के चलने की टाइमिंग होती है ये चेंज हो जाती है, यानी कि अब हो सकता है कि 5 सेकंड राइट में और 5 सेकंड लेफ्ट में घूमे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारा मोड होता है वो चेंज किया जाता है, और मोड को चेंज करके हम गंदे से गंदे कपड़े को आसानी से धुल सकते हैं या भारी से भारी
खाली कपड़े को आसानी से हम धुल सकते हैं। इससे मतलब क्या होता है, बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए नॉर्मल मोड में हमारा ये पल्स्टर चल रहा है, 3 सेकंड राइट में 3 सेकंड लेफ्ट में घूम रहा है, तो उस दशा में क्या होगा, पल्स्टर जैसे ही 3 सेकंड घूमेगा वैसे ही वो पानी को पहले घुमाएगा, और जब पानी को घुमाएगा कपड़ा थोड़ा सा मूव करेगा, वैसे ही इसका जो दूसरा घूमने का टाइमिंग होगा वो आ जाएगा। तो इसकी वजह से कपड़े में घर्षण उतना ज्यादा उत्पन्न नहीं हो पाएगा और कपड़ा सही से धुल नहीं पाएगा। अगर हम इसको हैवी मोड में कर दिए तो हैवी मोड में करने से क्या होगा, पल्स्टर के एक दिशा में चलने का टाइमिंग चेंज हो जाएगा, यानी कि पल्स्टर एक दिशा में 7 सेकंड और दूसरी दिशा में भी 7 सेकंड घूमेगा, जिससे क्या होगा, कपड़ा, पानी और सरफ को पूरा घुमाने का मौका मिलेगा। और जब ये पूरी तरह से घुमाएगा तो घर्षण ज्यादा उत्पन्न होगा, और जब घर्षण ज्यादा उत्पन्न होगा तो उस दशा में कपड़े अच्छी प्रकार से धुल जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर वॉश सेलेक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा कि वॉश सेलेक्टर को सेलेक्ट करके हम किस प्रकार से कपड़े को आसानी से धुल सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं स्पिन टब की तरफ। अगर मान लीजिए वॉश टब में आपके कपड़े धुल जाते हैं तो आपको करना क्या होता है, वॉश टब से कपड़े को निकाल करके स्पिन टब में डालना होता है। तो हम इस ढक्कन को खोलेंगे, जो हमारा वॉश टब का ढक्कन होता है, इसको खोलने के बाद इसमें से कपड़े को निकाल करके स्पिन टब के ढक्कन को खोल करके स्पिन ड्रम में कपड़े को 1 बाय 1 करके डालेंगे, यानी एक एक कपड़े को उसमें डालना है, आपको इकट्ठा कपड़े को नहीं डालना है। टब में जो पानी वाला कपड़ा जाएगा, यानी कि मॉइस्चर लेकर के कपड़ा जाएगा, तो उसका जो पानी होगा वो यहाँ पे होलों के माध्यम से निकल जाएगा बाहर, और जब ये बाहर निकलेगा तो ये जो हमारा टब बनाया गया है इसको हम बोलते हैं स्पिन टब। और जब स्पिन टब में पानी गिरेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में एक काला सा रबर लगा होता है जिसको हम बफर बोलते हैं, और उस बफर के माध्यम से पानी जो होगा वो नीचे नहीं जा पाएगा बल्कि इसी स्पिन टब में ही रहेगा। और पानी यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक पाइप लगाया गया है जो कि ड्रेनेज असेंबली का पाइप है, इस पाइप के माध्यम से ही पानी ड्रेन हो जाता है। तो पानी इसमें जो भी गिरता रहता है कपड़े से निचुड़ निचुड़ करके, वो पानी हमेशा ड्रेन होता रहता है इस ड्रेन पाइप के माध्यम से। अब यहां पर हम आपको बता दें तो जो हमारा कपड़ा इसमें डाला गया है उस कपड़े में पानी भी है, वो कपड़ा भी है, तो उस पानी को निकालना है, और उस पानी के साथ साथ सरफ साबुन का झाग भी होगा, तो उस झाग को भी निकालना है। तो झाग को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले जब हम कपड़े को इसमें निकाल करके डाले तो इसके अंदर जो पानी है वो गंदा वाला पानी है, उस गंदे वाले पानी को बाहर भी गिराना होगा। तो उस गंदे वाले पानी को बाहर गिराने के लिए यहाँ पर एक लगाया गया है ड्रेन सेलेक्टर। तो इस ड्रेन सेलेक्टर को ड्रेन की तरफ घुमाएंगे, और जैसे ही ड्रेन की तरफ घुमाएंगे तो वहां से एक रस्सी लगी होती है ड्रेन वाल्व में, और ड्रेन वाल्व को ये रस्सी क्या करेगी, उठा लेगी, और जैसे ही उठाएगी वहां पर पानी जो यहाँ पे रुका हुआ था वो पानी के जाने का रास्ता खुल जाता है। और जब पानी के जाने का रास्ता खुल जाता है तो वॉश टब का जो गंदा पानी होता है वो पानी इस ड्रेन पाइप के माध्यम से मशीन से दूर बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा वॉश टब है वो पूरी तरह से खाली हो गया है, अब इसके अंदर पानी भी नहीं है। अब हम स्पिन टब की तरफ चर्चा कर लेते हैं। स्पिन ड्रम में हमने कपड़े को डाल दिया है, और स्पिन ड्रम में कपड़े को डालने के बाद ढक्कन को हमको बंद कर देना है। और जब हम ढक्कन को बंद कर देंगे उसके बाद क्या होगा, ढक्कन को बंद करने के बाद आपको ये स्पिन टाइमर ऑन करना है। जैसे हमारा वॉश टाइमर वॉश मोटर को दोनों दिशाओं में चलाता है, उसी प्रकार से स्पिन टाइमर भी एक निर्धारित समय तक स्पिन मोटर को एक ही दिशा में चलाता है। स्पिन मोटर को एक ही दिशा में चलाना भी होता है। तो जब हम स्पिन टाइमर को ऑन किए तो ये स्पिन मोटर को सप्लाई भेजेगा, और जब ये स्पिन मोटर को सप्लाई भेजता है तो उस दशा में जो हमारा स्पिन मोटर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज तेजी से घूमता है तो इसके अंदर जो कपड़े हैं, जो पानी सहित कपड़े हैं, वो पानी सहित कपड़े बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन कपड़े निकल नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें जो होल बना होता है बहुत छोटा छोटा छिद्र बना होता है। तो उन छिद्रों के माध्यम से सिर्फ पानी निकलने की कोशिश करेगा, और जब ये पानी निकलेगा तो ये पानी इस स्पिन टब में आएगा, और स्पिन टब में होते हुए यहां पर जो आप पाइप देख पा रहे होंगे, इस पाइप के माध्यम से पानी ड्रेन होता रहेगा, लगातार ड्रेन होता रहेगा। अब मान लीजिए कि इसके अंदर जो कपड़ा डाला गया है उसमें सरफ साबुन का झाग है, उस झाग को अगर बाहर निकालना है यानी खंगालने का काम करना है तो आपको टोंटी से पानी को एक बार फिर चालू कर देना है, और एक बार फिर चालू करने के बाद जो हमारा वाटर सेलेक्टर है, इस वाटर सेलेक्टर को आपको स्पिन टब की तरफ कर देना है। और जब स्पिन टब की तरफ करेंगे तो पानी इस टब में गिरेगा, इस ड्रम में गिरेगा, और जब इस ड्रम में पानी गिरेगा तो होगा क्या, कपड़े में उपस्थित झाग वगैरह बाहर निकलने लगेंगे, और झाग यहाँ से आपको पाइप से निकलता हुआ दिखाई देगा।
जब तक वो झाग आता रहेगा तब तक आप समझिएगा कि इसका झाग अभी निकल रहा है, और जब यहाँ पर बढ़िया पानी आने लगे यानी कि बिना झाग वाला पानी आने लगे तो समझ जाइएगा कि जो हमारे कपड़े के अंदर झाग लगा हुआ था वो झाग सब निकल चुका है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जब इसके अंदर पानी भी गिर रहा है, ये ड्रम भी घूम रहा है, उस टाइम पे कपड़े को खंगालने का काम किया जा रहा है। और जब कपड़ा खंगाल दिए जाएंगे उसके बाद क्या होगा, आपको कपड़े को सुखाना भी होगा। तो कपड़े को जब सुखाना है तो पानी को बस बंद कर दीजिए और टाइमर को एक बार फिर से घुमा दीजिए, जिससे क्या होगा, कपड़ा हमारा सूखेगा, क्योंकि अब इसके अंदर पानी नहीं आ रहा है तो कपड़ा हमारा इससे सूख जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बफर क्यों लगाया जाता है, स्पिन ड्रम का काम क्या है, स्पिन टब का काम क्या है। हाँ, आपको एक चीज़ और समझाना चाहेंगे कि जो हमारा यहाँ पर स्पिन मोटर लगा हुआ है, इस स्पिन मोटर पर एक ब्रेक सिस्टम भी काम करता है। वो ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा स्पिन ड्रम घूम रहा है और कोई बच्चा आया या फिर कोई व्यक्ति आया, वो स्पिन टब के ढक्कन को उठा दिया, तो जैसे ही वो उठाएगा स्पिन टब के ढक्कन को वैसे ये ड्रम रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, उसके पीछे का रीजन समझिएगा। जैसे ही हम ढक्कन को उठाते हैं तो इस ढक्कन से एक स्विच लगी होती है जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी स्विच, जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत आती है। उसी सेफ्टी स्विच से होकर के सप्लाई हमारे स्पिन मोटर तक आती है। तो सेफ्टी स्विच के द्वारा जो हमारा स्पिन मोटर पर आने वाली सप्लाई होती है उस सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा, रोक लिया जाएगा, जिससे हमारे स्पिन मोटर में सप्लाई जाना बंद हो जाती है। और जब सप्लाई जाना बंद हो जाएगी तो इसका जो रोटेटिंग मोशन होता है, जो घूमने के वृत्ताकार गति होती है, उस वृत्ताकार गति को रोकना है। तो उस वृत्ताकार गति को रोकने के लिए यहाँ पर एक ब्रेक वायर लगाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे हम ढक्कन को उठाते हैं ये ब्रेक वायर लूज होता है, और इस ब्रेक वायर के लूज होने की वजह से यहाँ पर असेंबली में एक लगाया गया होता है हमारा स्प्रिंग। ये स्प्रिंग ब्रेक शू को अपनी तरफ खींच करके इस ब्रेक डिस्क पर चिपका देती है, जिससे यहाँ पर घर्षण उत्पन्न हो करके जो हमारा स्पिन मोटर की घूम रही गति होती है उसको रोक लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ब्रेक लगता है। अब इसके बाद जब हम ढक्कन को बंद करेंगे तो ये जो हमारा ब्रेक वायर होगा ये उस ढक्कन के माध्यम से खींचा जाएगा, और जब खींचा जाएगा तो ये स्प्रिंग फैल जाएगी और जो हमारा ब्रेक शू होता है ये ब्रेक डिस्क से हट जाएगा, जिससे हमारा मोटर फ्री हो गया। और मोटर फ्री हो जाने की वजह से सेफ्टी स्विच के माध्यम से सप्लाई भेजी जाएगी, और ये जो हमारा स्पिन मोटर होगा ये एक बार फिर से चलने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो आई होप आपको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हम नीचे चलते हैं। जब हमारा कपड़ा सूख जाता है स्पिन टाइमर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और जब हमारा स्पिन टाइमर अपने समय के अनुसार ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा तो इसमें से कपड़े को निकाल करके हम किसी अर्गन वगैरह पे फैला देंगे ताकि वो अच्छे से सूख सके, क्योंकि इसमें बढ़िया तरीके से कपड़ा सूख नहीं पाता है। 70 से 80% सूख जाता है, लेकिन 20% वैसे ही रह जाता है। नीचे के सिस्टम को समझ लेते हैं। तो जो हमारा स्पिन मोटर होता है, इस स्पिन मोटर में आप देख पाएंगे कि 3 सॉकर लगाए गए हैं। अब इन तीनों सॉकरों का क्या काम है? इन तीनों सॉकरों का काम यह है कि स्पिन मोटर को बैलेंस करके रखना, क्योंकि जब हम इस स्पिन ड्रम में कपड़े को डालते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि किधर लोड ज़्यादा हो रहा है, किधर लोड कम हो रहा है। तो उस लोड के अनुसार ये स्पिन मोटर के नीचे लगा हुआ सॉकर उस लोड को बैलेंस करके रखता है, और जब उस लोड को बैलेंस करके रखेगा, जब हम स्पिन ड्रम को घुमाने की कोशिश करेंगे तो घूमते समय भी ये जो तीनों स्प्रिंग होंगी ये आपस में बैलेंस करते हुए मोटर को संभाल लेती हैं, और जो हमारा ड्रम होता है ये अच्छे प्रकार से एक ही अक्ष पर बढ़िया तरीके से घूमने लगता है। तो इस तरह से जो हमारा स्पिन मोटर का सॉकर होता है वो काम करता है। अब यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि जो चीज़ें खराब होती हैं तो उनके स्थान पे क्या करना चाहिए, क्या दिक्कतें आती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर देखिएगा, अगर ये जो हमारा वाश मोटर खराब होगा तो या तो आप वाश मोटर को बनवाएंगे या तो वाश मोटर को नया लगा देंगे। तो ये जो हमारा वाश मोटर होता है इसकी जो वाइंडिंग होती है वो की भी जा सकती है, या फिर हम मोटर को नया भी लगा सकते हैं। इसकी वाइंडिंग जल सकती है, इसकी वाइंडिंग ओपन हो सकती है, मोटर जाम हो सकता है। ये तीनों प्रॉब्लम हमारे वाश मोटर में आती हैं। उसके बाद यहाँ पर बेल्ट को देख लीजिएगा। ये जो हमारा बेल्ट है ये बेल्ट लूज हो जाता है और फिसलने लगता है, तो उस दशा में बेल्ट को थोड़ा सा एडजस्ट भी कर दिया जा सकता है मोटर को एडजस्ट करते हुए, या फिर इस बेल्ट को ही बदल दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप पुल्ली को देखेंगे, जो हमारी गियर बॉक्स की पुल्ली होती है। ये जो गियर बॉक्स की पुल्ली होती है कभी कभी टूट जाती है, तो इस गियर बॉक्स की पुल्ली के स्थान पर दूसरी गियर बॉक्स की पुल्ली नई लग जाती है। ये जो हमारी वाश मोटर के ऊपर पुल्ली लगाई गई है, इस पुल्ली के खराब होने का तो सवाल नहीं होता है, लेकिन अगर मान लीजिए खराब हो गई तो ये जो हमारी वाश मोटर पुल्ली होती है ये नई लगा दी जाती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गियर बॉक्स के बारे में।
गियर बॉक्स में जब खराबी आती है तो या तो ये पल्स्टर को नहीं घुमा पाता है, या तो हमारा पुल्ली घूमता रहता है, पल्स्टर का शाफ्ट ही नहीं घूमता है, या फिर गियर मिसिंग करते हैं, या फिर इसमें से खटखट खटखट की आवाज़ आती है। तो ये सारी दिक्कतें हमारे गियर बॉक्स में आती है। तो अगर गियर बॉक्स में ऐसा कुछ हो रहा है तो इस गियर बॉक्स को चेंज करना होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पल्स्टर के बारे में। तो पल्स्टर के बीचों बीच में एक बुश लगा होता है, वो बुश पल्स्टर के बॉडी को छोड़ करके हट जाता है, जिससे क्या होता है गियर बॉक्स का शाफ्ट घूमेगा, सिर्फ उसके बुश को ही घुमा पाएगा, पल्स्टर को नहीं घुमा पाएगा। तो उस दशा में हम नया बुश भी लगा सकते हैं और नया पल्स्टर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप पल्स्टर में पल्स्टर रिंग देखेंगे या फिर पल्स्टर रोटर देखेंगे, इन सबको बदला जा सकता है। ये मार्केट में अवेलेबल है, आसानी से मिल जा सकता है। तो इन सबको आप ला करके बदल सकते हैं। पूरे पल्स्टर बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रिंग निकल गया है तो रिंग बदल सकते हैं, अगर ये रोटर निकल गया है तो रोटर भी बदल सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर में हम आ जाते हैं तो जो हमारा वॉश टब फिल्टर होता है, इस वॉश टब फिल्टर में गंदगी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कि जाली वगैरह फट जाती हैं। तो इस वॉश टब फिल्टर को भी बदला जा सकता है, ये भी नया आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वाटर ओवरफ्लो के बारे में। तो जो हमारी वाटर ओवरफ्लो वे की पाइप है, ये चूहे के द्वारा काट दी जाती है, तो इसको हम नया लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की पाइपें नहीं लग जाएंगी, कोई समस्या इसमें नहीं आती है ज़्यादातर। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वाटर सेलेक्टर के बारे में। तो जो हमारी वाटर इनलेट पाइप के माध्यम से पानी आता है, तो कभी कभी ये जो हमारा वाटर सेलेक्टर होता है ये जाम हो जाता है, तो इसको हम नीचे से खोल करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो वाटर सेलेक्टर जल्दी वैसे ख़राब होता नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वॉश टाइमर के बारे में। तो जो हमारा वॉश टाइमर होता है, इसका काम होता है वॉश मोटर को दोनों दिशाओं में बारी बारी से घुमाना। तो जो हमारा वॉश टाइमर होता है ये भी ख़राब होता है कई बार। जब ये हमारा वॉश टाइमर ख़राब हो जाता है तो क्या क्या समस्याएं आती हैं। मोटर या तो घूमेगा ही नहीं, या तो मोटर एक ही दिशा में सिर्फ घूमेगा, दोनों दिशाओं में घूम रहा है लेकिन कभी घूम रहा है कभी नहीं घूम रहा है, ऐसी भी समस्या आ सकती है। तो इस वॉश टाइमर को आपको चेंज करना होगा, बदलना होगा। इसकी रिपेयरिंग नहीं होती है, तो इसको आप बदल देंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वॉश सेलेक्टर के बारे में। तो ये वॉश सेलेक्टर जैसे हमारी 1 वे 2 वे स्विच होती है, सेम उसी प्रकार से वॉश सेलेक्टर भी होता है। तो वॉश सेलेक्टर के ज़्यादा खराब होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो अगर ये वॉश सेलेक्टर खराब हो जाता है तो वॉश टाइमर का जो मोड होता है वो चेंज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से, या फिर एक ही मोड में घूमता रहता है, तो जिसकी वजह से हमारा वॉश सेलेक्टर खराब होता है। तो इसको हम बदल देंगे। तो वॉश सेलेक्टर भी बदला ही जाता है, उसकी भी कोई रिपेयरिंग नहीं है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर ड्रेन सेलेक्टर के बारे में। ड्रेन सेलेक्टर जो स्विच होता है, इसको अगर हम वॉश पे रखेंगे तो कपड़ा हमारा वॉश होगा, यानी कि जो हमारा ड्रेन वाल्व होगा ये अपने जगह पे उपस्थित रहेगा, जिससे ये पानी को रोक करके रख पाएगा। अगर इसको हम ड्रेन पे सेलेक्ट कर दिए तो उस दशा में ये ड्रेन वाल्व को उठा लेगा, जिससे इसका पानी ड्रेन पाइप के माध्यम से बाहर निकलने लगेगा। तो ड्रेन सेलेक्टर का काम आपको समझ में आ गया होगा। ड्रेन सेलेक्टर खराब होता है तो इसका जो रस्सी फंसाने वाला पॉइंट्स होता है वो टूट जाता है, या फिर ये घूमने में सक्षम नहीं होता है। तो ये सारी दिक्कतें ड्रेन सेलेक्टर में आती हैं। बाकी ड्रेन सेलेक्टर से लगी हुई रस्सी भी टूट जाती है, कभी कभी लूज भी हो जाती है। और बाकी यहाँ पर आपका ड्रेन वाल्व में जो हमारा ड्रेन वाल्व एडजस्टर होता है वो भी टूट जाता है, खराब हो जाता है। तो ये हम अलग अलग भी बदल सकते हैं और पूरा सेट भी बदल सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली है। थोड़ी बहुत समस्या आती है, कोई एक पार्ट्स खराब होते हैं, सारे पार्ट्स नहीं साथ में खराब होंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे। ये जो हमारी ड्रेन असेंबली दिख रही है, इस ड्रेन असेंबली का जो पॉइंट्स होता है, जो इसकी पाइपें होती हैं, उन पाइपों को चूहे के द्वारा काट दिया जाता है। तो ये पाइप अगर कहीं से भी ज़्यादा मात्रा में कट गई है तो पूरा ये ड्रेन असेंबली ही चेंज होता है। तो पूरा ड्रेन असेंबली को ला करके हम बदल देंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इधर ब्रेक वायर के बारे में। तो जो हमारा ब्रेक वायर होता है वो भी ड्रेन सेलेक्टर में लगाई गई रस्सी की तरह ही लूज हो जाता है, या फिर ब्रेक वायर टूट जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा ब्रेकिंग सिस्टम सही से काम नहीं करता है। तो हम ब्रेक वायर को चेंज कर सकते हैं, या फिर ब्रेकिंग सिस्टम को एडजस्ट करते हुए ब्रेकिंग सिस्टम को फिर से बनाया जा सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पिन टाइमर के बारे में। तो जो हमारा स्पिन टाइमर होता है, ये स्पिन टाइमर सेफ्टी स्विच को सप्लाई भेजता है, और सेफ्टी स्विच से सप्लाई कहाँ जाती है, तो वो जाती है स्पिन मोटर के रनिंग वाले वाइंडिंग पे या स्टार्टिंग वाले वाइंडिंग पे। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी स्पिन टाइमर होती है, ये स्पिन टाइमर के थ्रू सप्लाई वहाँ जाती है। तो अगर मान लीजिए स्पिन टाइमर खराब है तो हो सकता है ये सप्लाई सेफ्टी स्विच को ही ना पहुँच रही हो, तो स्पिन टाइमर को इस दशा में चेंज किया जाएगा। अगर स्पिन टाइमर सही है तो सेफ्टी स्विच की भी दिक्कत हो सकती है। तो सेफ्टी स्विच में 2 पिनें होती हैं जो ढक्कन के उठाने पर हट जाती हैं और ढक्कन को बंद करने पर सट जाती हैं। तो वो चीज़ें आपको देखना होगा। अगर वो सट हट नहीं रही हैं तो उसको एडजस्ट करते हुए हम उसको सही कर लेंगे, और अगर नहीं सही करने लायक होगा तो हम उस स्विच को भी बदल सकते हैं।
उसके बाद कई बार ये होता है कि यहाँ से आया हुआ वायर जो हमारे स्पिन मोटर तक जाता है वो चूहों के द्वारा काट दिया जाता है, तो उस वायर को भी देख सकते हैं, उस वायर को भी हम सही कर सकते हैं। ये जो हमारा स्पिन टब होता है ये कभी कभी फूट जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, या फिर इसके जब सभी होल्स जाम हो जाते हैं, या फिर उसका जो शाफ्ट होता है ये टेढ़ा हो जाता है, तो उस दशा में हम इस स्पिन ड्रम को भी बदल सकते हैं, बदल देते हैं इसको भी। ठीक है, तो ये जो हमारा स्पिन ड्रम होता है ये भी बदला जाता है, इसकी भी कोई रिपेयरिंग वैसे नहीं है। अब यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे बफर के पास में, तो ये बफर ख़राब होता है कई बार। जब ये बफर ख़राब हो जाएगा तो ये जो हमारा स्पिन टब में पानी गिरता है वो उस बफर से रिसते हुए नीचे मोटर के पास जाएगा और मोटर की वाइंडिंग में जा करके मोटर को जला देगा। तो उस दशा में आपको बफर का जो रबर होता है वो चेंज करना होता है, या फिर बफर सेट ही चेंज कर देना होता है। ये जो हमारा बफर के बीच में बुश दिखाई देता है ये बुश भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रम के घूमते समय चीची चीची की आवाज़ आती है। तो उस दशा में आप इसमें लुब्रिकेशन या फिर ऑयल डाल करके उसको सही कर सकते हैं, या फिर बफर को आप बदल सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने स्पिन टब के बारे में। तो जो हमारा स्पिन टब होता है वो एक बॉडी का ही हिस्सा होता है, ये ख़राब होने वाला पार्ट तो नहीं है। वैसे कहीं फूट उठ जाए तो उसको आप किसी चीज़ से चिपका सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप स्पिन मोटर देख पाएंगे तो स्पिन मोटर भी ख़राब होते हैं वाश मोटर की तरह बिल्कुल। जो हमारा स्पिन मोटर होता है ये कभी जाम हो जाता है, कभी चलता ही नहीं है, कभी ये ओपन हो जाता है, कभी ये शॉर्ट हो जाता है, कभी ये बॉडी अर्थ हो जाता है। तो उस दशा में अगर ये बनने लायक हो तो बनवा सकते हैं, नहीं तो इसको भी चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे तो ये हमारा होता है स्पिन मोटर सॉकर। ये जो स्पिन मोटर सॉकर होता है ये स्पिन मोटर को बैलेंस करके रखता है। अगर ये स्पिन मोटर सॉकर की स्प्रिंग टूट गई है या फिर स्प्रिंग रस्ट हो गई है, जाम हो गई है, तो उस दशा में आप इसमें लुब्रिकेंट कर सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कि ये स्प्रिंग टूट गई है तो आपको सॉकर को बदलना पड़ेगा। और ज़रूरी यह है कि तीनों ही सॉकर को साथ में ही बदलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे एक हमारी होती है ड्रेन पाइप। ये जो ड्रेन पाइप होती है इसके माध्यम से चूहे अंदर चले जाते हैं, ड्रेन वाल्व को काट देते हैं। तो अगर ड्रेन वाल्व कट गया है तो ड्रेन वाल्व को भी बदलना पड़ेगा। अगर ड्रेन वाल्व कट जाता है तो यहाँ से पानी रिस के गिरता रहता है, यानी कि वॉश ड्रम में कपड़े को हम धुल रहे हैं उसी टाइम पे पानी भी ड्रेन पाइप के माध्यम से ड्रेन होता जा रहा है। तो ये समस्या है, एक ये भी समस्या आती है, तो आपको ड्रेन वाल्व को भी चेंज करना होता है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर सिक्के फंस जाते हैं, या फिर पिन फंस जाती है, या फिर बटन फंस जाती है। तो उस दशा में जब हम ड्रेन सेलेक्टर को उठाएंगे तो ये जो सिक्के होंगे ये इसके बीच में आ जाएंगे, और जब इसके बीच में आ जाएंगे तो फिर से जब ड्रेन वाल्व को नीचे रखा जाएगा उस दशा में उन सिक्कों पर ये ड्रेन वाल्व अटक जाता है, जिससे इसके बीच में गैप बनता है और पानी यहाँ से निकलते रहता है। तो उस दशा में आपको यहाँ पर खोल करके इसको देख लेना है कि कहीं इसके अंदर कोई कचरा या सिक्का वगैरह तो नहीं फंसा है, उसको निकाल देंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पर ड्रेन पाइप को आप देखेंगे तो ड्रेन पाइप के माध्यम से चूहे अंदर जाकर के वाल्व को काट देते हैं, ये हमने बताया ही, और ड्रेन पाइप को भी चूहे काट देते हैं। तो ड्रेन पाइप को भी चेंज करना होता है, बदलना होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई गई वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम 14वें दिन के वीडियो में इस वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करना सिखाएंगे कि कैसे इसका यूज करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।